15 अप्रैल 1912 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। हर किसी के आंख में आंसू थे। आज एमएस टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे बनाने के बाद यह दावा किया गया कि ये कभी न डूब सकता। यह वक्त था 19वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिशर्स में एक से बढ़कर एक जहाज बनाने की होड़ मची थी, और इस होड़ में सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाया जो काफी बड़ा और आलीशान महल की तरह दिखाई दी। इस जहाज को बनाने का काम सौंपा गया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड की बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने आखिर बना ही दिया पानी में चलता फिरता ताजमहल। टाइटैनिक अंदर से काफी लग्जरियस और आलीशान था। इसमें 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे, एक सीट स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बस, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी और आलीशान दिखने वाली फर्स्ट क्लास, क्रिकेट क्लास एंड थर्ड क्लास पास मेन्यू। इस जहाज को बनाने में उस समय $7 फुट $22 मिलियन यानी आज के समय $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे, और इसी वजह से टाइटैनिक को अन्य सिंह के बल कहा जाता था। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन थे, और इसमें मौजूद थे बोसॉन सारे इमिग्रेंट्स जो अपने सपनों को सच करने अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने पब्लिकली दुनिया भर में यह ऐलान कर दिया था कि यह जहाज अंतिम सिंह के है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला टाइटैनिक अंदर से और भी खूबसूरत था, और टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफी रोमांचित थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा, जिसमें सवार थे 920 यात्री। इसके बाद साउथम्पटन से रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 277 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन, आयरलैंड पहुंचता है, और यहां से भी 130 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक रवाना होता है। न्यूयॉर्क के लिए 317 पैसेंजर्स और 9 to 17 मेंबर्स को मिलाकर कुल 2,224 लोगों से भरा यह जहाज जा रहा था। अपनी अंतिम यात्रा की ओर 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तब भी टाइटैनिक को उसके रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की पहली वार्निंग दे दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए बेखौफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। इन वार्निंग मिलने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करता। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आईफोन दे दी जाती है टाइटैनिक को, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन मैड इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते हैं, और टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में समंदरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को यह चेतावनी संदेश अन्य जहाजों से दिए जा चुके हैं। अब इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को दोपहर 02 बजे कैप्टन स्मिथ ने फ्लाइट टाइमलाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस को आइस वार्निंग के बारे में बताया। लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को धीरे नहीं करना है, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी कंपनी का ये जहाज मात्र 6 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड कायम कर सके। अप्रैल की उस भयानक रात ने भी अपने भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमां में चांद नहीं था। कैप्टन स्मिथ को कहीं ना कहीं जहाज की सेफ्टी की चिंता थी। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 टीम मेंबर्स फ्रेडरिक क्लिंट और ली को जहाज के क्रू पॉइंट पर तैनात कर दिया, समंदर पार निगरानी रखने के लिए, ताकि वह किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस अंधेरी रात में समंदर का ठंडा पानी, टाइटैनिक और तमाम नेता मौजूद थे जो शायद इस घटना को देख रहे थे। अचानक 11:29 बजे पर तेज फ्लीट ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उस पर बर्फ की चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर बेसब्र तुरंत समझ गया कि उनके रास्ते में साक्षात मौत खड़ी थी, यानी नहीं। ये देख कर फ्रेडरिक ने 3 बार घंटा बजा दिया
और फिर तुरंत फोन करके खबर दी। हेलो सर, बर्फ की एक चट्टान हमारे बिल्कुल सामने है। कभी जहाज़ों को मोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक अरपा तलहटी में जहाज़ को लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ दिया गया, जिस वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय उसके और करीब आ गया। और इसी वजह से 11:40 बजे पर उस बड़े आइसबर्ग ने जहाज़ के निचले हिस्से को चीर कर रख दिया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस टक्कर से थर्ड क्लास में बैठे यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। हड़बड़ी मच गई। चारों तरफ खौफनाक मंजर हो गया। लेकिन खौफनाक मंजर में कुछ लोग अभी भी नहीं डरे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यह विश्वास था कि टाइटैनिक अन्य सिंह के जहाज है। लेकिन कैप्टन स्मिथ का भ्रम टूट चुका था और टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि तुरंत रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो, ताकि आसपास मौजूद जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचा लें। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे, लेकिन अगले 20 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सब घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर में आरएमएस कारपेट या जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था को इस सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन आरएमएस कारपेट या टाइटैनिक से काफी दूर 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और अपनी टॉप स्पीड से चलने पर भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। वहीं टाइटैनिक पर आइसबर्ग से टक्कर की वजह से निचले कंपार्टमेंट में पानी भरने लग गया। इस वजह से थर्ड क्लास में बैठे पैसेंजर्स ऊपर की ओर भागने लगे। यह सब देखकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंजल्स ने कैप्टन को बताया, जल्दी से लाइफ बोट को निकाल लिया जाए, क्योंकि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़ी देर में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए सारे कंपार्टमेंट में भर जाएगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे और इनमें 65 यात्री ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2224 लोग थे। लाइफ बोट पर